अस्सलाम वालेकुम। हमने पढ़नी है केमिस्ट्री 9th क्लास की चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर। आज का जो हमारा टॉपिक है लिक्विड स्टेट, क्योंकि मैटर की जो फिज़िकल स्टेट है वो 3 स्टेट होती हैं। फर्स्ट होती है गैस, सेकंड होती है लिक्विड, थर्ड होती है सॉलिड। हमने फर्स्ट वन जो थी गैसियस स्टेट वो हमने डिस्कस कर ली थी। सेकंड जो है ना वो हमारे पास लिक्विड स्टेट है। आज वो हमें लिक्विड स्टेट को डिस्कस करना है। लिक्विड के जो मालिक्यूल्स होते हैं उन मालिक्यूल्स के दरमियान इंटरमालिक्यूलर स्पेसेस बहुत कम होती हैं, जिसके रिज़ल्ट में इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इंटरमालिक्यूलर स्पेसेस क्या होती हैं? बहुत कम होती हैं, जिसके रिज़ल्ट में जिसके नतीजे में इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। क्योंकि इंटरमालिक्यूलर स्पेसेस कम होने की वजह से मालिक्यूल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, जिसके नतीजे में इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। जिन कंपाउंड में इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, उन मालिक्यूल्स के जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो ग्रेटली अफेक्ट होती हैं। होती हैं। अब मालिक्यूल्स लिक्विड जो होता है ना, लिक्विड की ना तो लिक्विड का डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है, डेफिनेट शेप नहीं होती। अब लिक्विड को जिस कंटेनर के अंदर डाल देते हैं उसी कंटेनर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, या जिस बर्तन के अंदर डाल देते हैं उसी बर्तन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। लिक्विड स्टेट की कुछ टिपिकल प्रॉपर्टी दी हुई हैं, आज वो हमने पढ़नी है। फर्स्ट वन जो टिपिकल प्रॉपर्टीज वो है हमारे पास एवापोरेशन। एवापोरेशन क्या है? ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर लिक्विड फॉर्म को गैसियस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। एवापोरेशन क्या है? लिक्विड फॉर्म को गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना प्रोसेस क्या कहलाता है? एवापोरेशन कहलाता है। एवापोरेशन जो प्रोसेस है वो किसी भी टेम्परेचर पर वकूफ़ पजीर हो जाता है, लेकिन कुछ जो है ना एवापोरेशन नॉर्मली जो एवापोरेशन होती है उसके लिए टेम्परेचर लाजमी चाहिए होता है, क्योंकि एवापोरेशन क्या है? एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एवापोरेशन क्या है? एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडो मीन इनसाइड, थर्मिक मीन हीट या टेम्परेचर। एंड ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हीट इन्वॉल्व हो रही हो या अब्जॉर्ब हो रही हो या टेम्परेचर अब्जॉर्ब हो रहा हो, वो क्या कहलाता है? एंडोथर्मिक प्रोसेस कहलाता है। तो एवापोरेशन क्या है? वो भी एंडोथर्मिक प्रोसेस है। मतलब कि एवापोरेशन भी वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम हीट अब्जॉर्ब हो रही है या हीट इन्वॉल्व हो रही है, वो क्या कहलाता है? तब जाके एवापोरेशन का प्रोसेस होता है। आपकी बुक के अंदर उन्होंने कहा है 1 मोल हमारे पास वाटर है। 1 मोल हमारे पास वाटर है, उसको एवापोरेशन के अंदर एवापोरेट करने के लिए, एवापोरेशन के अंदर तब्दील करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है 40.7 किलो जॉल पर मोल। 1 मोल ऑफ वाटर को कन्वर्ट करने के लिए एवापोरेशन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए वेपर के अंदर या गैसियस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमें कितनी एनर्जी दरकार होती है? 40.7 किलो जॉल पर मोल। अब वो कहते हैं लिक्विड के मालिक्यूल जब लिक्विड के मालिक्यूल्स मोशन करते रहते हैं, जब मोशन करते हैं तो क्योंकि उनकी मोशन होती तो कम है, क्योंकि मालिक्यूल एक दूसरे के करीब होते हैं। जब ये मोशन करते रहते हैं तो इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी जो होती है, मोशन करते हैं लेकिन कम करते हैं, तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कहता है सारे मालिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो सेम नहीं होती। वो उसको अब अगर कंटेनर के अंदर हमने लिक्विड लिया हुआ है, इसके अंदर लिक्विड के ये मालिक्यूल्स हैं, अब उसने कहा है काइनेटिक एनर्जी जो होती है, जो किसी कंटेनर के अंदर लिक्विड मालिक्यूल मौजूद है तो लिक्विड के सारे मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होगी। उसने क्या कहा, जो बॉटम पे होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? उनकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती है, लो होती है। दरमियान में जो होता है और कुछ मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एवरेज होती है। कुछ मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी एवरेज से ज़्यादा होती है। अब ये 3 कैटेगरी उसने बताई हैं।
अब ये हमें कैसे पता चलेगा कौन से मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी लो है, कौन से मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी एवरेज है, कौन से मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी एवरेज से ज़्यादा है। जो बॉटम में होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी लो होती है, जो दरमियान में होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज होती है, जो ऊपर टॉप पे सरफेस के ऊपर मौजूद होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज से ज़्यादा होती है। अब हम क्या करेंगे, अगर हम इनको हीट दे दें, टेम्परेचर देने के बाद ये होगा कि बॉटम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी लो है, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। जब हम हीट देंगे तो जिन बॉटम के अंदर जो मॉलिक्यूल थे जिनकी काइनेटिक एनर्जी लो थी उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। जब उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो नीचे वाले जो मॉलिक्यूल मौजूद हैं वो रैंडम मोशन करेंगे, रैंडम मोशन एंड कुलयन करेंगे। रैंडम मोशन एंड कुलयन की वजह से जो दरमियान वाले मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ स्ट्राइक करेंगे, टकराएंगे। जब टकराने के बाद ये होगा कि उनकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी। जब उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स जो है ना लिक्विड के वो ऊपर की तरफ मूव करेंगे, सरफेस की तरफ, जिसकी वजह से सरफेस वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एवापोरेट हो जाएंगे। ये था एवापोरेशन का प्रोसेस। अब एवापोरेशन के प्रोसेस को हम कंडेंसेशन के साथ किस तरह कंपैरिजन करते हैं। एवापोरेशन का प्रोसेस होता है वो प्रोसेस है जिसके अंदर लिक्विड फॉर्म को गैसियस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट होता है। जबकि कंडेंसेशन प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसके अंदर गैसियस फॉर्म को कन्वर्ट किया जाता है लिक्विड फॉर्म के अंदर। अब एवापोरेशन वाला जो प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, जबकि कंडेंसेशन जो प्रोसेस है वो हमारे पास एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सो मतलब आउटसाइड, थर्मिक मतलब हीट, मतलब वो प्रोसेस जिसके अंदर हीट खारिज हो रही है, रिलीज हो रही है, वो प्रोसेस क्या कहलाता है, एक्सोथर्मिक। अब कंडेंसेशन प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसके अंदर हमें हीट हासिल होती है, हीट एनर्जी हासिल होती है, जबकि एवापोरेशन के अंदर हमें एनर्जी देनी पड़ती है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अब उन्होंने कहा है जब एवापोरेशन का प्रोसेस कॉन्टीन्यूसली ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, कॉन्टीन्यूसली ये होता रहता है, तो ये ऑल टेम्परेचर पे होता है। ये क्योंकि एवापोरेशन का जो प्रोसेस है उसका टेम्परेचर के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एवापोरेशन का प्रोसेस भी इंक्रीज होगा, अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा एवापोरेशन का प्रोसेस भी डिक्रीज होगा। अब है बात आ जाती है कि एवापोरेशन इज़ अ कूलिंग प्रोसेस। ये किस तरह कूलिंग प्रोसेस है। अब अगर देखें हम कंटेनर के अंदर हमारा लिक्विड मौजूद है, ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं। जब हमने हीट दी थी तो सरफेस वाले जो मॉलिक्यूल थे उन्होंने क्या किया, एवापोरेट हो गए। सरफेस वाले मॉलिक्यूल क्या हो गए, एवापोरेट हो गए। जो मॉलिक्यूल नीचे रह गए यहाँ पे उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम हो गई है। जब इनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी है, ये अपनी एनर्जी को पूरा करने के लिए सराउंडिंग से एनर्जी जज्ब करेंगे, सराउंडिंग से एनर्जी जज्ब करेंगे। जब ये सराउंडिंग से एनर्जी जज्ब करेंगे तो सराउंडिंग की एनर्जी कम हो जाएगी, जिसके नतीजे में सराउंडिंग का जो एरिया है वो हमें उसकी कूलिंग महसूस होगी, क्योंकि एनर्जी कम होगी, सारी एनर्जी जो है ना इन्होंने जज्ब कर लिया, जिसके नतीजे में सराउंडिंग क्या होगी, कूलिंग होगी। तो इसी तरह इसलिए कहा जाता है एवापोरेशन का प्रोसेस क्या है, कूलिंग प्रोसेस। इसकी मिसाल उन्होंने हमें दी है बुक के अंदर कि एक हथेली के ऊपर, हाथ के ऊपर हम हथेली के ऊपर एक अल्कोहल का कतरा डाल दें, ड्रॉप डाल दें। जब ये ड्रॉप इसके ऊपर डाल देंगे तो जब ये ऊपर सरफेस वाला जो अल्कोहल है सरफेस वाला, वो क्या करेगा, वो सरफेस वाला जो अल्कोहल है वो एवापोरेट हो जाएगा। जो पीछे रह जाएगा अल्कोहल, तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। वो अपनी एनर्जी को पूरा करने के लिए हाथ की हथेली की जो एनर्जी होगी उससे अपनी एनर्जी जज्ब कर लेगा। जज्ब करने के बाद हमारे हाथ की जो हथेली होगी उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, जिसके नतीजे में हमारी हाथ की हथेली ठंडी हो जाती है, कूलिंग फील होती है। ये था एवापोरेशन का प्रोसेस इज़ अ कूलिंग प्रोसेस। एवापोरेशन प्रोसेस इज़ अ कूलिंग प्रोसेस। एवापोरेशन का जो प्रोसेस है वो कूलिंग प्रोसेस भी है। ये था एवापोरेशन का टॉपिक। अब हमने क्या करना है, हमने ये पढ़ना है कि एवापोरेशन के कौन से फैक्टर हैं जिसके ऊपर डिपेंड करती है। फर्स्ट जो फैक्टर है वो है हमारे पास क्या है, सरफेस एरिया। फर्स्ट फैक्टर है हमारे पास सरफेस एरिया। एवापोरेशन का सरफेस के ऊपर डायरेक्ट रिलेशनशिप है।
ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है, अगर सरफेस को हम बढ़ा देते हैं तो एवापोरेशन का प्रोसेस भी बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अगर सरफेस को हम डिक्रीज कर देते हैं तो एवापोरेशन का प्रोसेस भी डिक्रीज हो जाता है। ये हम इसकी मिसाल लेते हैं, आपकी बुक के अंदर भी दी गई है। हमने एक कप के अंदर टी डाली हुई है, वो टी कप के अंदर जल्दी ठंडी नहीं होती, क्योंकि कप का जो सरफेस एरिया होता है वो बहुत छोटा होता है। अगर उसी चाय को हम किसी सॉसर के अंदर डाल दें तो उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है। जहाँ से सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है तो वहाँ से एवापोरेशन का प्रोसेस जो होता है वो बहुत ज़्यादा होगा निस्बतन किसके, जो कप का सरफेस एरिया है। इसीलिए कि हमने कहीं जल्दी जाना होता है तो हम क्या करते हैं, चाय को सॉसर के अंदर डाल देते हैं कप से उंडेल के। वो इसलिए डाल देते हैं क्योंकि एवापोरेशन का प्रोसेस जो है सॉसर के अंदर जल्दी हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा एवापोरेशन उतनी ज़्यादा होगी। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ये आपने देख लिया। उसके बाद आ जाती है टेम्परेचर, उसके बाद आ जाता है सेकंड वन क्या आ जाता है, टेम्परेचर हमारे पास आ जाता है। टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशनशिप है किसके, एवापोरेशन के। एवापोरेशन जितनी ज़्यादा होगी हमारा टेम्परेचर उतना ज़्यादा होगा, टेम्परेचर जितना इंक्रीज होगा जितना ज़्यादा होगा एवापोरेशन उतनी ज़्यादा होगी। अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो एवापोरेशन का प्रोसेस भी डिक्रीज होगा। ये हमने ऊपर बहुत बार इसको रिवाइज कर लिया है, टेम्परेचर डिस्कस कर लिया है। टेम्परेचर किस तरह डिपेंड करता है एवापोरेशन के ऊपर बहुत बार इसको डिस्कस कर लिया। क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो जिसके नतीजे में बॉटम वाले जो मालिक्यूल होते हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से वो रैंडम मोशन एंड कोलिजन करते हैं, वो मालिक्यूल्स के साथ जाकर टकराते हैं, जिसकी वजह से इंटरमालिक्यूलर स्पेसेस बढ़ जाती हैं और सरफेस वाले जो मालिक्यूल होते हैं वो स्किप आउट कर जाते हैं। उसके बाद आ जाता है इंटरमालिक्यूलर फोर्सेज, क्या आ जाता है थर्ड वाला, इंटरमालिक्यूलर फोर्सेज। अब एवापोरेशन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्स है रिलेशन है किसके साथ, इंटरमालिक्यूलर फोर्सेज के साथ इन्वर्स रिलेशन है। जहाँ जिन लिक्विड के अंदर इंटरमालिक्यूलर फोर्सेज स्ट्रांग होगी उनकी एवापोरेशन कम होगी, जिन मालिक्यूल की इंटरमालिक्यूलर फोर्सेज वीक होंगी उनकी क्या होगी, एवापोरेशन का प्रोसेस ज़्यादा होगा उनके अंदर। मिसाल ले लेते हैं हमारे पास वाटर है, वाटर के इंटरमालिक्यूलर फोर्सेज स्ट्रांग होती हैं क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जबकि अल्कोहल की इंटरमालिक्यूलर फोर्सेज स्ट्रांग नहीं होती क्योंकि उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, जिसके नतीजे में अल्कोहल जल्दी एवापोरेट हो जाता है। किसके नतीजे में एवापोरेट हो जाता है, कंपैरिजन किसके कंपेयर है, पानी के कंपेयर, वाटर के कंपेयर, क्योंकि वाटर के अंदर इंटरमालिक्यूलर फोर्सेज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं। स्ट्रांग होने की वजह से उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, जबकि अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होती है और इनके दरमियान इंटरमालिक्यूलर फोर्सेज भी वीक होती हैं, जिसके नतीजे में क्या होता है, अल्कोहल जल्दी एवापोरेट हो जाता है। किसके नतीजे में, वाटर के नतीजे में। आज का हमारा था टॉपिक लिक्विड स्टेट और उसकी कुछ टिपिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमने एज एवापोरेशन डिस्कस किया। नेक्स्ट हम करेंगे वेपर प्रेशर। अल्लाह हाफिज़।